हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। देखिए, कल तक हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं, पाठ का नाम है जैव प्रक्रम, जिसमें हम मानव शरीर में जो विभिन्न प्रकार के तंत्र काम करते हैं जिससे कि एक जीवन सुचारू रूप से चलता है, उन सभी सिस्टम्स के बारे में, उन सभी तंत्रों के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम अपने पहले के लेक्चर्स में पाचन तंत्र के बारे में पढ़ चुके हैं, श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ चुके हैं। जो करंट टॉपिक हमारा चल रहा है वो चल रहा है श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र के बारे में। और परिवहन तंत्र के बारे में भी हमने जो कल का लेक्चर था उसमें हमने रक्त की संरचना, रक्त के विभिन्न भाग और उनके कार्य और रक्त वाहिकाओं के प्रकार, धमनी और शिराओं के बारे में पढ़ लिया है। अब जो रक्त परिवहन संचरण तंत्र का हमारा तीसरा और मुख्य भाग है वो है हृदय। हृदय की वजह से ही जो रक्त है वो नलिकाओं में, वाहिकाओं में बहता है और एक जगह से दूसरी जगह जरूरी सामान को या अपशिष्ट पदार्थों को पहुंचाता है। तो हृदय के बारे में पढ़ते हैं, इसलिए हृदय के बारे में हम सबसे पहले कुछ सामान्य बातें पढ़ेंगे। जैसे यह एक पेशी अंग है, मांसपेशियों से बना हुआ अंग है। मांसपेशियां ही तो होती हैं ना जो संकुचन करेंगी, तभी ये एक पंप की तरह कार्य करता है। जो मांसपेशियां संकुचन करेंगी तब हमारा रक्त नलिकाओं में एक उचित दाब के साथ, उचित प्रेशर के साथ बहेगा ताकि शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंच सके। तो मांसपेशियों के संकुचन की वजह से रक्त वाहिकाओं में रक्त जो है वो एक अपनी उचित गति से, उचित प्रेशर से पहुँचता है। एक मानव हृदय का वजन करीब 300 से 350 ग्राम के आसपास होता है। मानव हृदय एक आवरण से घिरा होता है जिसे हृदय का आवरण कहते हैं। इस आवरण के अंदर एक द्रव पदार्थ होता है जिसे हृदयावरणी द्रव कहते हैं। और इसका काम क्या है कि ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, कि मतलब अगर कोई झटका लगता है, आघात लगता है तो हृदय की उससे रक्षा करता है। जो झटका है उसको जो द्रव है, द्रव पदार्थ, वो खुद सहन कर लेता है। अंदर हार्ट के जो हृदय है उसके अंदरूनी भागों तक आघात को नहीं पहुंचने देता। हृदय का कार्य आपको पता है कि वो रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पंप करता है। पंपिंग ऑर्गन है, पंपिंग अंग है, पंप करने वाला अंग है। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ये आपने 9वीं क्लास में जीवों में विविधता में जो पढ़ा है कि कशेरुकी जो जीव होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, वो मछलियाँ होती हैं, उसके बाद मेंढक आते हैं, उसके बाद सरीसृप आते हैं, उभयचर, जिसको मेंढक को उभयचर कहते हैं, जो जल और स्थल दोनों में रह सकते हैं। उसके बाद सरीसृप आते हैं जो रेंग कर चलते हैं, फिर पक्षी आते हैं और लास्ट में स्तनधारी जीव आते हैं। तो स्तनधारी जो जीव होते हैं उनका जो हृदय है वो 4 कक्षीय होता है। उन 4 कक्षों में 2 प्रकार के कक्ष होते हैं, आलिंद और निलय। मानव हृदय में 2 आलिंद हैं, 2 निलय हैं। ठीक है, ये उसके बारे में है कि अगर हम हृदय के धड़कने की बात करें तो जो वयस्क मनुष्य में जो हृदय है वो 70 बार प्रति मिनट, 1 मिनट में 70 बार धड़कता है, 1 मिनट में 70 बार धड़कता है। और जो भ्रूण अवस्था में जो हृदय है वो 150 बार 1 मिनट में धड़कता है। ठीक है, इसके बाद इस चित्र को समझिए क्योंकि इसी चित्र को जब आप समझेंगे तो हमारी जो आगे की कार्य प्रणाली है कि हृदय में से रक्त कहाँ कहाँ जाता है, कैसे शरीर के अंगों तक पहुँचता है, कैसे फेफड़ों तक पहुँचता है, कहाँ से शुद्ध होता है, कहाँ उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आती है, वो सब कुछ इसी चित्र के ऊपर आधारित है। ये मानव हृदय का चित्र है। इसमें देखिए, ये जो छोटे वाले भाग हैं इनको आलिंद कहा जाता है। ये वाला जो हिस्सा है ये बायां आलिंद है। अब आप ये कहेंगे कि है तो सीधे हाथ की तरफ, तो ये बायां आलिंद क्यों है? तो इस हृदय को आप ये समझ के चलिए कि आपका सामने वाला जो पर्सन है, आपके सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, ये उसका हृदय है, तो उसके लिए ये वाला हाथ होगा वो लेफ्ट हैंड होगा, इसलिए इसको बायां आलिंद कहा जाता है। ये वाला दायां आलिंद है। ये जो बड़े वाले भाग हैं नीचे, ये बाएं निलय और दायां निलय, ये वाले दोनों भाग, ये बायां निलय ये वाला, और ये वाला भाग दायां निलय हो जाएगा। ठीक है, और आलिंद और निलय के बीच में वाल्व होते हैं जिनको हम कपाट कहते हैं। जैसे क्या होगा आप समझिए, आलिंद की जो मांसपेशियां हैं, इस हिस्से की मांसपेशियां, उनमें जब संकुचन होगा तो इनके अंदर जो रक्त होता है वो यहाँ आ जाएगा प्रेशर के साथ, और ये इन आलिंद का काम तो सिर्फ निलय में रक्त को भेजना है। ये वाला आलिंद भी निलय में भेजेगा, ये वाला आलिंद भी निलय में भेजेगा, और निलय का काम है शरीर के बाकी भागों तक पहुंचाना। तो जब निलय की मांसपेशियां संकुचित करती हैं तो ये जो वाल हैं, ये कपाट, ये रास्ते जो हैं ये बंद हो जाते हैं ताकि हृदय जो रक्त है वो वापस आलिंद में ना जा सके। तो जब ये तो गेट, ये वाला गेट तो बंद हो जाएगा, ये वाला वाल बंद हो जाएगा, और जब ये निलय संकुचन करेगा तो यहाँ से जो आपको दिखाई दे रहा है ये महाधमनी है, इसमें से रक्त क्या करेगा, बाहर जाएगा, जो शरीर के हृदय मतलब शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुँचेगा। इसी प्रकार इसमें है, जब ये वाला आलिंद संकुचन करेगा, मांसपेशियां संकुचित होंगी तो नीचे आ जाएगा। नीचे वाला जब अब निलय संकुचन करेगा तो ये वाला जो गेट है तो बंद हो जाएगा, और रक्त कहाँ से जाएगा, इस हिस्से में से फुफ्फुस धमनी में जाएगा। आगे मैंने सब कुछ इसमें लिख रखा है। आई होप कि आपको ये चित्र समझ आ गया होगा। ठीक है,
मानव हृदय का चित्र है जिसमें 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय। आगे मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। चित्र को भी मैं साथ में रखूँगा क्योंकि मैंने दूसरी नोटबुक में एक चित्र बनाया हुआ है ताकि आपको समझ आए। ठीक है, एक ये आपका 1 नंबर का प्रश्न बोर्ड में कई बार आ जाता है कि रक्त दाब को मापने वाले यंत्र का नाम क्या है। रक्त दाब को मापने वाले यंत्र का नाम स्फिग्मोमैनोमीटर है। स्फिग्मोमैनोमीटर, ध्यान रखिए, स्फिग्मोमैनोमीटर है। अब जो हृदय की पेशियाँ होती हैं, अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं। आपने पेशीय ऊतक के बारे में ऊतक वाले पाठ में 9वीं क्लास में पढ़ा है कि कुछ ऐच्छिक पेशियाँ होती हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं, और कुछ अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती। अगर हम चाहेंगे कि हृदय धड़कना बंद कर दे तो वो ऐसा नहीं करेगा। हृदय की जो पेशियाँ होती हैं वो जीवन भर संकुचन और शिथिलन वाली गतियाँ करती रहती है। संकुचित होंगी, ऐसे संकुचन होना हो गया, ये छोड़ना हो गया, संकुचन और छोड़ना। ये जो संकुचन और शिथिलन गतियाँ हैं यही क्या करती हैं, मनुष्य की जो रक्त वाहिकाएँ हैं उनमें उचित रक्तदाब को निर्धारित करती हैं। रक्तदाब, ब्लड प्रेशर जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, हम रक्तदाब की बजाय ब्लड प्रेशर, जो बीपी शब्द है, इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती हैं। सामान्य मनुष्य, जो एक आम आदमी है, एक स्वस्थ मनुष्य है, उसका रक्तदाब 180 और 20 mm of Hg होता है। ये mm of Hg जो मैंने लिख रखा है, ये रक्तदाब को मापने की इकाई है। 80 और 120 जो है ये आलिंद का और निलय के संकुचन कितने प्रेशर से होता है, कितने दाब से होता है, उसके बारे में बताता है। ये जो 80 वाला है, क्योंकि आपको पता है, इस चित्र से देखिए, आलिंद का काम तो क्या है, सिर्फ रक्त को आलिंद से निलय में भेजना, इतने छोटे से एरिया में भेजेगा। तो ऑब्वियस है, ये स्पष्ट है कि इसका जो प्रेशर होगा वो कम होगा, यानी कि 80 वाला जो प्रेशर है वो आलिंद के संकुचन को रिप्रेजेंट करता है, आलिंद के संकुचन को दर्शाता है। और ये जो निलय हैं, इनको बड़े भाग में शरीर के विभिन्न भागों में रक्त को भेजना है, तो इनका जो प्रेशर होगा, इनमें जो संकुचन की ताकत होगी वो ज़्यादा होगी। इसीलिए आप देख भी पा रहे हैं इस चित्र में कि जो निलय की दीवारें हैं, निलय की दीवारें आलिंद की दीवारों की अपेक्षाकृत मोटी होती हैं, क्योंकि इनमें मांसपेशियां जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगी। इनके अंदर की जो मांसपेशियां हैं वो ताकतवर ज़्यादा होंगी, ज़्यादा ताकत से संकुचित होंगी। इसलिए क्या होता है, क्योंकि इनको सारे शरीर में रक्त भेजना होता है। मानव हृदय की कार्य प्रणाली। अब इस कार्य प्रणाली को समझने के लिए हम यहाँ पे पैरेलली क्या करते चलेंगे, इस चित्र को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट देखिए आप। सबसे पहला पॉइंट है, महाशिरा शरीर के अन्य भागों से रक्त को, CO2 युक्त, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होगा, शरीर के अन्य भागों से आ रही है, कोशिकाओं से रक्त लेकर आ रही है, तो कोशिकाओं में भोजन के ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बन चुकी है। तो जो शरीर के अन्य भागों से रक्त आ रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है, और वो दाएं आलिंद में लेकर आएगा। देखिए, मैंने चित्र दिखा रखा है, महाशिरा है। महाशिरा का मतलब सबसे बड़ी शिरा है। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी नालियाँ इकट्ठी होकर, रक्त वाहिकाएँ, शिराएँ इकट्ठी होकर इसमें अपना रक्त डाल देती हैं, और वो एक शिरा जो बन के कहाँ आती है, दाएं आलिंद में आती है। ठीक है, दाएं आलिंद में संकुचन होगा। दूसरा पॉइंट आप देखिए, दाएं आलिंद में संकुचन होगा, और इस संकुचन के कारण जो अशुद्ध रक्त आया है वो दाएं निलय में आ जाएगा। जब इस आलिंद में संकुचन होगा, संकुचन की वजह से क्या होगा, दाएं निलय में क्या आ जाएगा, रक्त आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये जो रक्त आ गया, अशुद्ध रक्त है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है, तो इसको क्या होना है, शुद्ध होना है। यानी कि इसको कार्बन डाइऑक्साइड अपने में से बाहर निकालनी है और ऑक्सीजन लेनी है। तो इसके लिए क्या करेगा, दाएं निलय में जो आने वाला रक्त है, जब दाएं निलय में संकुचन होगा, ये दायां निलय है, इसमें जब संकुचन होगा तो क्या होगा, यहाँ से देखिए आप, इस दाएं निलय में जब संकुचन होगा तो क्या होगा, ये वाला वाल तो बंद हो जाएगा, ये जो वाल है ये बंद हो जाएगा, ताकि वापस आलिंद में ब्लड रक्त जो है वो ना जा पाए। और संकुचन होकर जो ये शिरा है, ये जो है, ये हिस्सा, यहाँ ये एक नली है, रक्त वाहिका है, ये क्या करेगी, रक्त को लेकर जाएगी, जो निलय में आया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त। और ये क्या करेगी, इसको शरीर से, रक्त को हृदय से बाहर ले जाने वाली जो वाहिकाएँ होती हैं उनको हम धमनी कहते हैं, हमने कल पढ़ा है। और ये फेफड़ों तक लेके जाएगी ताकि वहाँ पे इस कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जा सके और ऑक्सीजन को लिया जा सके। तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस का मतलब फेफड़े होता है, फुफ्फुस धमनी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को लेकर, हृदय से लेकर, दाएं निलय से लेकर, और कहाँ पे लेके जाएगी, फेफड़ों में लेके जाएगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या होगा कि जब दाएं निलय में संकुचन होगा तो CO2 युक्त रक्त फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़ों तक पहुँचाया जाता है। फुफ्फुस धमनी रक्त को ले गई, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को। वैसे हर धमनी में
ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है, सिर्फ फुफ्फुस धमनी में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है, क्योंकि यह धमनी फेफड़े तक रक्त को लेकर जाती है और फेफड़े क्या करते हैं, रक्त को शुद्ध करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेते हैं और ऑक्सीजन उसमें डाल देते हैं। फेफड़ों में CO2 गैस रक्त से कूपिका कोश में चली जाती है और O2 गैस, ऑक्सीजन गैस कूपिका कोश से रक्त में घुल जाती है। हमने श्वसन तंत्र में ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब क्या हो गया, अब जो फेफड़ों तक रक्त पहुंचा है उसने कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों में छोड़ दिया और फेफड़ों से ऑक्सीजन को ले लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन युक्त जो शुद्ध रक्त है वो फुफ्फुस सिरा के माध्यम से, फुफ्फुस सिरा, सिरा क्यों कहते हैं, क्योंकि यह वह वाहिका है जो रक्त को हृदय के अंदर लेकर आ रही है। रक्त को हृदय के अंदर लेकर आएगी तो उसको हम फुफ्फुस सिरा कहेंगे। फेफड़ों से आ रही है तो फुफ्फुस सिरा। यहाँ देखिए, ये जो था इस चित्र में आपने देखा था, दायां निलय का संकुचन हुआ तो फुफ्फुस धमनी से ये कहाँ चला गया, फेफड़ों में चला गया। मैंने एक डायग्राम बना रखा है इसका, ताकि आपको इनकी प्रणाली समझ में आ जाए। फेफड़ों में क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान हुआ। इसके बाद क्या होगा, एक रक्त वाहिका जिसको हम फुफ्फुस सिरा कहते हैं, वो क्या करेगी, बाएं निलय में शुद्ध रक्त को लेकर आ रही है। तीर का निशान देखिए, इधर आ रही है। फुफ्फुस सिरा से ऑक्सीजन युक्त रक्त आता है, ऑक्सीजन युक्त। वैसे सिराओं में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है, जो वहाँ सिरा थी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त था ना, लेकिन फुफ्फुस सिरा एक ऐसी सिरा है जिसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। और ऑक्सीजन युक्त रक्त क्या करेगा, बाएं आलिंद में आ जाएगा। बाएं आलिंद में आने के बाद ये यहाँ पे आलिंद आएगा, नहीं ये मैंने यहीं पे लिख दिया है कि अब ऑक्सीजन युक्त रक्त ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त फुफ्फुस सिरा से बाएं आलिंद में आया जाता है, जहां इसे संकुचन द्वारा बाएं निलय में भेज दिया जाता है। तो आलिंद में जो ये फुफ्फुस सिरा से रक्त आ गया है, इसका जब आलिंद का संकुचन होगा तो ये कहाँ आ जाएगा, बाएं निलय में आ जाएगा। और बायां निलय में आने के बाद क्या होगा, महाधमनी इस शुद्ध रक्त को शरीर के प्रत्येक भाग तक भेज देती है। देखिए ये फिर से ये है कि बाएं आलिंद में तो फेफड़ों से आ गया था, आलिंद जब संकुचन करेगा तो ये बाएं निलय में आएगा। बायां निलय जब संकुचित करेगा तो ये वाला जो गेट है, कपाट, ये तो बंद हो जाएगा और ये जो रास्ता है यहाँ से महाधमनी है। महाधमनी सबसे बड़ी धमनी होती है। महाधमनी में से क्या होगा, आगे इसमें और ज़्यादा शाखाएं बढ़ जाएंगी और ये जो ऑक्सीजन युक्त रक्त है वो कहाँ पहुँच जाएगा, शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुँच जाएगा। ये मैंने यहाँ इस चित्र के माध्यम से देखिए दिखा रखा है। अब शरीर के प्रत्येक भाग यानी कि शरीर की प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन पहुँच गई है, वो फिर से क्या करेगी, भोजन के साथ अभिक्रिया करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पन्न होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगी तो फिर से वो रक्त में घुल के कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बन जाएगा और वो फिर महाशिरा के माध्यम से दाएं आलिंद में आएगा। ये जो चक्र है, इसमें आप एक चीज़ देखिए, हम आगे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं जो आपके पेपर में आ जाती है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। मान लीजिए आप यहाँ से रक्त का चक्कर शुरू मानते हो, तो रक्त यहाँ से शुरू हुआ तो सबसे पहले कहाँ गया, दाएं आलिंद में गया, दाएं आलिंद से दाएं निलय में आया, दाएं निलय से फेफड़ों तक गया, फेफड़ों से फिर बाएं आलिंद में आया, हृदय में आया, हृदय से फिर बाएं निलय में आया और फिर शरीर की वापस कोशिकाओं तक आया। मतलब अपना एक चक्कर पूरा करने के लिए रक्त को हृदय में से 2 बार गुजरना पड़ता है, एक बार दाएं भाग में से और एक बार बाएं भाग में से। दाएं भाग में होगा तो वो कैसा होगा, अशुद्ध रक्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होगा। और फेफड़ों में से आएगा वो बाएं भाग में आएगा और बाएं भाग में कैसा रक्त होगा, ऑक्सीजन युक्त रक्त होगा। अपना एक चक्कर पूरा करने के लिए आप समझ सकते हैं इसको, देखिए ये और ये एक चक्कर पूरा करने के लिए आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा है साफ साफ, रक्त को हृदय में से 2 बार गुजरना पड़ता है। और इस एक चक्कर को पूरा करने के लिए जब रक्त हृदय में से 2 बार गुजरता है, इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को हम रक्त का दोहरा परिसंचरण कहते हैं, दोहरा संचरण कहते हैं। ठीक है, आगे लिख रखा है मैंने। शरीर की प्रत्येक कोशिका में जब रक्त ऑक्सीजन लेकर पहुंचता है तो ऑक्सीजन कोशिका में जाकर भोजन का ऑक्सीकरण करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करेगी जो रक्त में घुल जाती है। अब प्रत्येक कोशिका से यही कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त महाशिरा के माध्यम से फिर से दाएं आलिंद में चला जाता है। ये मैंने एक बार फिर से एक रफ सा डायग्राम जो आपको बनाया है ताकि आपको ये समझ आ जाए। ये मान लीजिए हमारा ये वाला हिस्सा है, ये हृदय का है जिसमें 4 कक्ष बना रखे हैं, बायां आलिंद, बायां निलय, दायां आलिंद, दायां निलय। ठीक है, हम यहाँ से शुरू करते हैं। शरीर के विभिन्न भागों से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, ये मैंने नंबर भी डाले हुए हैं ताकि आपको जब भविष्य में पढ़ेंगे तो ये प्रोसेस समझ में आ जाए कि हमें पहला स्टेप कौन सा लेना है। कई बार ये जो चित्र है इसको देख के हमें नहीं पता लगता कि हम शुरू कहाँ से करें। तो शुरू आप कहीं से भी कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन आप शुरू यहाँ से करेंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। सबसे पहले क्या होता है कि शरीर के विभिन्न भागों से महाशिरा के माध्यम से रक्त जो है वो दाएं आलिंद में आता है। फिर दूसरा स्टेप क्या होगा, दाएं आलिंद में संकुचन होगा, ये दूसरा स्टेप है।
दाएं आलिंद में संकुचन होगा तो वो दाएं निलय में पहुंचेगा। दाएं निलय में संकुचन होगा तो ये तीसरा स्टेप है, यहाँ से कहाँ पहुंचेगा, फुफ्फुस धमनी के द्वारा। फुफ्फुस धमनी, धमनी वो वाहिकाएं होती हैं जो रक्त को हृदय से बाहर ले जा रही हैं, तो ये रक्त को हृदय से बाहर ले जाने वाली धमनी है। वैसे धमनियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त रहता है यहाँ पे, क्योंकि ये शरीर से आया कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है और शरीर से बाहर ले जाना जरूरी है, तो लेके तो जाएगी धमनी, और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होगा क्योंकि वो फेफड़े में जा रही है ताकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जा सके और ऑक्सीजन ली जा सके। तो फुफ्फुस धमनी, तीसरा स्टेप, फुफ्फुस धमनी के माध्यम से दाएं निलय में से फेफड़ों तक पहुँचता है। यहाँ पे क्या होगा, गैसों का आदान प्रदान होगा। और फोर्थ स्टेप में क्या होगा, फुफ्फुस सिरा। अब गैसों का आदान प्रदान हो चुका है, CO2 हृदय से बाहर निकल गई है, सॉरी रक्त से, और ऑक्सीजन जो है वो रक्त के अंदर आ गई है। यहाँ पे क्या हुआ, जो फुफ्फुस सिरा है वो ऑक्सीजन युक्त रक्त लेकर आ रही है। ये जो रक्त था ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त था। फुफ्फुस सिरा शरीर मतलब रक्त को हृदय में से हृदय के अंदर लाने वाली वाहिकाएं सिराएं कहलाती हैं। तो फेफड़ों से फुफ्फुस सिरा आएगी जो बाएं आलिंद में रक्त को छोड़ेगी, ये चौथा स्टेप था। पांचवें स्टेप में क्या होगा, बाएं आलिंद में संकुचन होगा। बाएं आलिंद में संकुचन होने के बाद वो बाएं निलय में आएगा, और बाएं निलय में जब संकुचन होगा तो वो महाधमनी के माध्यम से क्या होगा, फिर से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। यही हमने ऊपर जो 6 स्टेप्स लिख रखे हैं, देखिए छठा स्टेप है, ठीक है। तो यही 6 स्टेप यहाँ पे हैं, स्टेप वाइज हमने इस चित्र के माध्यम से आपको समझा दिया है। अभी जो है वो दोहरा परिसंचरण है। अपना एक चक्र पूरा करने के लिए रक्त को हृदय में से 2 बार गुजरना पड़ता है। इस चित्र के माध्यम से देखिए, यहाँ से शुरू करेंगे आप, तो सबसे पहले तो दाएं आलिंद दाएं निलय में आया, एक बार आ गया, फिर बाहर निकल गया। उसके बाद फेफड़ों में से होते हुए फिर बाएं आलिंद बाएं निलय में आ रहा है, दूसरी बार हृदय में आया है, और फिर बाहर निकल के वापस यहाँ तक पहुँचता है। मतलब अपना एक चक्कर पूरा करने के लिए रक्त को हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है, और इसको हम क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। याद रखने के लिए आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताने जा रहा हूँ मैं। हमने यहाँ पे हृदय के जो 4 भाग पढ़े हैं वो उनका नाम पड़ा है आलिंद, निलय, दायां या बायां भाग। ठीक है, आप यहाँ से समझिए, अच्छा लगेगा आपको जानकर इस चीज़ के बारे में कि अगर आपको ये चीज़ें, आपको ये शॉर्ट ट्रिक याद होगी तो फिर आप भूलेंगे नहीं कि कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, कहाँ से कैसे कौन सा रक्त आएगा, ऑक्सीजन युक्त आएगा या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त आएगा। आलिंद, निलय, दायां और बायां, ये हमने 4 नाम पढ़े हैं। इनका सबका पहला अक्षर देखिए, आ, नी, द और बै। ठीक है, आ का मतलब आना, यानी कि आलिंद में रक्त बाहर से आएगा। आ सा मतलब आना होता है, आएगा रक्त, हृदय के अंदर आएगा। निलय का शब्द जो पहला है, नी का मतलब निकलना, यानी निलय के द्वारा रक्त हृदय से बाहर निकलता है। आपने देखा है कि एक फुफ्फुस धमनी से निकलता है और एक महाधमनी से निकलता है। ठीक है, दायां भाग, दायां का पहला अक्षर द है, द का मतलब दूषित। यहाँ पे हम दूषित का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त मान के चलेंगे। तो दाएं भाग में, हृदय के दाएं भाग में कोई भी रक्त होगा, चाहे वो आलिंद में है या निलय में है, वो कैसा है, दूषित रक्त, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है। बायां का पहला अक्षर बै है, बै का मतलब आप बढ़िया से मान सकते हैं, बढ़िया का मतलब यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीजन युक्त रक्त। और जो हृदय का बायां भाग कोई भी है, चाहे वो बायां आलिंद है या बायां निलय, उसमें कैसा रक्त मिलता है आपको, ऑक्सीजन युक्त रक्त मिलता है। यहाँ पे एक चीज़ और है, देखिए ये आपका NCERT का डायरेक्ट क्वेश्चन है। हमने यहाँ पे क्या किया, मैंने आपको अभी बताया कि दाएं भाग में दूषित रक्त मिलेगा, चाहे वो आलिंद है या निलय। बाएं भाग में बढ़िया यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त मिलेगा, चाहे वो आलिंद हो या निलय। यानी कि क्या कर रखा है, मानव हृदय की संरचना इस प्रकार की है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित, मतलब ऑक्सीजन युक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग रक्त होगा। क्यों नहीं मिक्स होते ये, वो इसलिए मिक्स नहीं होते क्योंकि हमें अपने शरीर का तापमान जो है वो मेंटेन करना पड़ता है। जो एक मानव शरीर का नॉर्मल तापमान है 37 डिग्री टेम्परेचर, उसको मेंटेन करना पड़ता है, और उसके लिए हमें ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है। ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत तभी होगी जब रक्त में ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन होगी, यानी कि जो ऑक्सीजन वाला रक्त और बिना ऑक्सीजन वाला रक्त वो अलग अलग होंगे। अगर मिक्स हो जाएंगे तो फिर उसमें एफिशिएंसी, उनकी जो क्षमता है वो कम हो जाती है। तो मानव हृदय में, मानव के शरीर में ऑक्सीजन और मानव के शरीर में ऑक्सीजन युक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त इसलिए अलग अलग होते हैं क्योंकि मानव को अपना शरीर का तापमान को बनाए रखना होता है, संतुलित रखना होता है, और उसके लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और अधिक ऊर्जा हमें तभी मिलेगी जब ऑक्सीजन युक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त अलग अलग होगा। एक छोटा सा टॉपिक और है, लसिका परिवहन तंत्र। लसिका परिवहन तंत्र होता क्या है वो इस चित्र से आपको समझ में आएगा। देखिए हमारे शरीर में लाखों करोड़ों कोशिकाएं हैं और हर कोशिका तक धमनी और शिराएं नहीं पहुंच पाती हैं क्योंकि इनकी भित्ति मोटी होती है
और बहुत मोटी, मतलब कोशिका के आकार के मुकाबले में काफ़ी बड़ी होती हैं। तो क्या होता है कि जहाँ पे अंदरूनी कोशिकाओं तक रक्त को पहुँचाना होता है, वहाँ पे कोई भी धमनी या जो शिरा है वो क्या करती है, छोटी छोटी और बारीक महीन कणियों, महीन नलिकाओं में बट जाती है। इन महीन नलिकाओं को, ये जो है ये हिस्सा बटा हुआ है, ये मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये एक सिरा था, ये देखो कितनी कितनी नालियों में बट गया है ना। और इनका जो महीन गुच्छा बन जाता है उसको हम केशिका कहते हैं। कोशिका नहीं है ये, केशिका है, ठीक है। केशिका गुच्छ भी बोलते हैं क्योंकि ये गुच्छा है छोटी छोटी नलिकाओं का। अंदरूनी कोशिकाओं तक रक्त वाहिका सीधे संपर्क में नहीं आ पाती, इसलिए धमनी और शिराओं को अधिक महीन नालिकाओं में बट जाती है, जिन्हें केशिका कहा जाता है। तो इन केशिकाओं में आप समझ सकते हैं कि ये पाइप इतना मोटा था और आगे जाके पतले पाइप हो गए हैं, जैसे हमारा फव्वारा होता है, तो वो क्या करता है, वो प्रेशर को बढ़ा देता है। इस पाइप में जो पानी का प्रेशर है और इन छोटे छोटे पाइप्स में जो पानी का प्रेशर होगा वो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा। तो इन महीन केशिकाओं में रक्त का दाब इतना अधिक होता है कि ऊतकों के बीच रक्त का कुछ भाग छनकर बाहर आ जाता है। इस रक्त में से आरबीसी को छोड़ दो आप, प्लाज्मा और जो डब्ल्यूबीसी वाला भाग है वो छन के बाहर आ जाता है, यानी कि लाल रंग नहीं, एक लिक्विड तरल पदार्थ, पानी जैसा तरल पदार्थ बाहर आता है। और इसी तरल पदार्थ को, छने हुए रक्त को हम क्या कहते हैं, लसिका कहते हैं। तो लसिका की परिभाषा क्या होगी, यह छना हुआ रक्त है जिसमें मुख्य रूप से प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी उपस्थित होती है, ठीक है। इसके बाद इनका काम क्या है, इस लसिका का काम ये है कि वो जो जिन कोशिकाओं के संपर्क में, सीधे संपर्क में रक्त नहीं आ पाता, वहाँ पे कोशिकाओं के बीच और रक्त के बीच में जो आदान प्रदान है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, ऊतक कोशिकाओं और रक्त वाहिकाओं के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, लसिका के द्वारा होता है। ये भी हमारा एक परिवहन का मतलब वो है, कह सकते हैं हम, परिवहन तंत्र का भाग है, ठीक है। पादपों में परिवहन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।